तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आइए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ टू फेज मेथड। तो हमें प्रॉब्लम क्या दे रखी है, हमें मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 5x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू ये तीन कंडीशंस हमें दे रखी है, और x1 प्लस x1 x2 x3 जितने भी वेरिएबल्स हैं ऑल ऑफ देम दे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सिंपलेक्स मेथड में जब भी आप सॉल्व करते हो, सबसे पहले आप जो प्रॉब्लम है आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये इक्वालिटी का सिंबल आपको नजर आ रहा है। आप जानते हो कि अगर तो प्रॉब्लम लेस देन है, लेस देन जैसे कि यहाँ पे दोनों में नजर आ रहा है, तो आप सिंपली स्लैक वेरिएबल्स जोड़ देते हो। तो इसमें यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, ये छोटा है तो मैं कुछ जोड़ रहा हूँ s2 स्लैक वेरिएबल, और मैं इसको इसके बराबर कर दूंगा। इसी तरह से यहाँ पर भी मैं एक स्लैक वेरिएबल जोड़ रहा हूँ s3, और मैं इसको बराबर ले आऊंगा। ठीक है, पर जब ग्रेटर देन का साइन हो या फिर इक्वालिटी का साइन हो, ऐसे में आप आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस a1 मैंने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिया है। ठीक है, तो a1 कॉमा s1 कॉमा s2 जितने भी वेरिएबल्स हैं ऑल ऑफ देम दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपलेक्स प्रॉब्लम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ऑल ऑफ देम दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज आप जानते हो। ठीक है, तो अब हमें इस प्रॉब्लम को स्पेशली मेंशन है क्वेश्चन के अंदर कि टू फेज मेथड से सॉल्व करना है। तो ये जो एनालिसिस है ये दो फेजेस में होगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम फिजिबल भी है या नहीं। ठीक है, हम बेसिकली क्या करेंगे, हम जितने भी प्रॉब्लम के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनका जो सम है, ठीक है, हम उसे मिनिमाइज करेंगे। अब आप जानते हो कि सभी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की वैल्यू 0 होती है, तो उन सभी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का जो सम होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो आइए एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं w इसे डमी फंक्शन कहते हैं, इमेजिनरी फंक्शन या आर्टिफिशियल फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये w ये बेसिकली है सभी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का सम, और यहाँ पर प्रॉब्लम में आपको सिर्फ एक ही आर्टिफिशियल वेरिएबल नजर आ रहा है। तो w क्या है, a1 के बराबर। तो हम इसे मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, तो पर स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से, मतलब जब भी आप सिंपलेक्स मेथड में आप मिनिमाइज कर रहे हो तो इक्वेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स प्रॉब्लम में है सभी के सभी वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आइए इसे प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3, ये आ गया, प्लस यहां पर हमारे पास s2 है और s3 है। ठीक है, s2 एंड s3 प्लस 0s2 प्लस 0s3 प्लस 1a। ठीक है, 1a1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया सम ऑफ ऑल द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू a1, खाली a1 है इसमें। समझ आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। अगर वो 0 आ रही है तो प्रॉब्लम सॉल्वेबल है। ठीक है, और अगर वो 0 नहीं आ रही तो प्रॉब्लम यहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो प्रॉब्लम है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है। तो आइए फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिस। ठीक है, उसके ऊपर हम लिखेंगे cj। ठीक है, बेसिस, और उसके ऊपर हम लिखेंगे cj। अब बेसिस में हमारे पास कितने वेरिएबल है, हमारे पास है x1 x2 x3, x1 x2 x3, फिर है s2 फिर है s3 और फिर है a। ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, और लास्ट में फिर हम b निकालेंगे, b यहाँ पे पुट करेंगे। अब आइए इनके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं इक्वेशन में। 0 सबके कोएफिशिएंट 0 है एक्सेप्ट a1। ठीक है, a1 सबके कोएफिशिएंट क्या है, 0 0 0 0 0, यहाँ पर 0, इसका कोएफिशिएंट है 1। ये चीज, ठीक है, मैं चेक कर लूँ जरा, स्क्रीन पे आ रहा है ये। ठीक है, स्क्रीन से बाहर हो जाए। ठीक है, बेसिस में हम नीचे क्या लिखते हैं, वो फंक्शंस बेसिकली आप जानते हो कि दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं सिंपलेक्स की प्रॉब्लम में। एक होते हैं बेसिक, एक होते हैं नॉन बेसिक। जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, और जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं उन्हें हम 0 पुट करते हैं। तो कितने वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल्स कितने होते हैं, जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस है। अब यहाँ पे 3 इक्वेशंस है तो 3 बेसिक वेरिएबल्स होंगे। कौन कौन से लेंगे, अगर इक्वेशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल हम फाइंड आउट करेंगे, नहीं तो फिर हम पहली टेबल के अंदर स्लैक वेरिएबल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहली इक्वेशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रेजेंट है, दूसरी में सिर्फ स्लैक वेरिएबल है, तीसरी इक्वेशन में सिर्फ स्लैक वेरिएबल है। ठीक है, अब उसके बेसिस के आगे क्या आ जाता है, सी बी।
ये आ गए कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 1 0 और 0, 1 0 0। ठीक है, ये ऊपर से हमने कोफिशिएंट हमने नोट कर लिए। ठीक है, अब नीचे टेबल को कंप्लीट करते हैं, जो भी कोफिशिएंट्स है उन्हें लिखते हैं। सो इट इज 2 1 6 2 1 6। ठीक है, और फिर a1 का वेरिएबल है, वो कोफिशिएंट है 1 और इन दोनों के कोफिशिएंट है 0 और रिसोर्स है हमारे पास 20। ठीक है, 2 1 6 1 2 1 6 1 एंड 20। अब आइए अगली इक्वेशन लिखते हैं 6 5 10 6 5 10। ठीक है, और S2 है हमारे पास, तो यहां पर 1 आएगा, इन दोनों में आएगा 0 और इसमें आएगा 76। ठीक है, यहां पे आएगा 8 3 6 8 3 6 और S3 आ रहा है यहां पे, तो यहां पर 1 आएगा, बाकी दोनों जगह पे 0 आएगा एंड हियर वी विल हैव 50। ये तो सिंपलेक्स की टेबल ये हमने तैयार कर ली है। ठीक है, अब आइए अब यहां पर हम ZJ निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आइए निकालते हैं। तो बेसिकली क्या करना है, CB कॉलम को X1 कॉलम से मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ना है। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी आसान है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 है तो और बाकी दोनों जगह 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा। ऊपर वाला जो हमारे पास रो है उसे एज इट इज हम कॉपी कर देंगे। तो 1 into 2 ये आ गया 2, 1 into 1 ये आ गया 1, यहाँ पर आ गया -6, यहाँ आ गया 0 0 1 और टोटल जो प्रॉफिट आ रहा है मैक्सिमाइज करना है, जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, फेज 1 के अंदर जब आप फेज 1 आप सॉल्व कर रहे हो तो आप जो ये हमारा फंक्शन है डमी फंक्शन, आप इसे सिर्फ मिनिमाइज करते हो। ठीक है, और फेज 2 में जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब जो क्वेश्चन में दे रखा है मिनिमाइज दे रखा है तो मिनिमाइज करोगे, मैक्सिमाइज दे रखा है तो मैक्सिमाइज करोगे। ठीक है, प्रॉब्लम के अंदर मैक्सिमाइज दे रखा है, हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। बट द थिंग इज कि फेज 1 के अंदर आप हमेशा मिनिमाइज करते हो, फेज 2 में आप वो करते हो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो अब ये आ गया, आइए निकालते हैं CJ माइनस ZJ। सो ये आ गया 0 -2। ठीक है, ये आ गया -2, यहां पर आ गया -1, ये आ गया 6, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया 0। ये चीज समझ आ रहा है। तो हम प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर रहे हैं, तो हमें सेलेक्ट करना है सबसे बड़े मैग्नीट्यूड वाला नेगेटिव नंबर। ठीक है, और सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड वाला नेगेटिव नंबर यहां पर है -2। ठीक है, मिनिमाइज करना है। अगर मैक्सिमाइज कर रहे होते तो सबसे बड़े मैग्नीट्यूड वाला पॉजिटिव नंबर ढूंढते तो हम शायद ये इसको सिलेक्ट करते, पर हमें मिनिमाइज करना है तो सबसे बड़े मैग्नीट्यूड वाला नेगेटिव नंबर हम लेंगे, तो ये आ गया -2। तो दिस इज अवर की कॉलम, ये हमारा की कॉलम है। अगले टेबल के अंदर X1 जो है वो एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि एग्जिट कौन सा वेरिएबल करेगा और देखते हैं कि हम X1 की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, कितना मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम थीटा कॉलम निकालेंगे, विच इज सिंपली दिस B कॉलम डिवाइडेड बाय आवर की कॉलम। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया 10, 76 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 38 बाय 3। ठीक है, तो ये आ गया 38 बाय 3। ठीक है, उसके बाद आ गया 50 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 50 डिवाइडेड बाय 8 ये आ गया हमारे पास 25 बाय 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 6.25। तो ये आ गया 25 बाय 4 यानी कि 6.25। ये चीज तो 10 आ रहा है, 38 बाय 3 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और मतलब ये आ जाएगा, इट विल बी 38 बाय 3, इट विल बी 1 अप्रोक्सीमेटली 15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो हमें अब जो ये थीटा कॉलम है इसमें हमें सेलेक्ट करना है सबसे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर, सबसे छोटी नॉन नेगेटिव रेशियो है नॉन नेगेटिव नंबर। तो यहां पर जो सबसे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर है दैट इज 6.25। तो ये S3 ये हमारा बनेगा आउटगोइंग वेरिएबल, ये प्रॉब्लम से अब बाहर निकलेगा। जो S3 है ये प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा, अंदर कौन सा वेरिएबल आएगा, X1 आ जाएगा। समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक नई टेबल आइए हम ड्रॉ करते हैं, एक नई टेबल।
ठीक है, एक नई टेबल हम ड्रॉ करेंगे अब। तो एक नेक्स्ट टेबल हम ड्रॉ करें। अब क्या होगा, मेरे ख्याल से हमें लास्ट की 2 रोज की भी जरूरत नहीं है, तो इसे रब कर दिया, रख लेते हैं, रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेबल हम ड्रॉ करते हैं। Cj इट विल रिमेन सेम, यहां पर आ जाएगा 0 0 0 0 0 1, ठीक है, ये आ गए। फिर नीचे हम लिखेंगे बेसिस, स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा मुझे, x1 x2 x3 s2 s3 a1 और यहां पे आएगा b, ठीक है। थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 एंड वी हैव गॉट a1, यहाँ पे आएगा b और ये आएगा थीटा पर, ये चीज यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। अब हमारे पास आएगा a1 s2 और इसकी जगह आएगा x1, वी हैव गॉट a1 एंड देन वी हैव s2 और इसकी जगह आएगा x1, a1 s2 एंड देन वी हैव x1, ठीक है। अब इनके कोफिशिएंट्स लिखते हैं। CB कोफिशिएंट्स क्या होंगे इनके, 1 0 0, ये चीज समझ आ रही है यहां तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहां पर आपको याद होगा दिस इज अवर की कॉलम, ठीक है, दिस इज अवर की रो, ये आ गया हमारा की एलिमेंट या फिर जिससे हम बोलते हैं पिवट, पिवट बोलते हैं इसको। अब इसकी वैल्यू हमें 1 बनानी है और इसकी कॉलम के अंदर बाकी के जो दोनों एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें 0 बनाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए एक काम करते हैं, आइए एक काम करते हैं, नहीं तो ना मिक्स हो जाते हैं वेरिएबल सारे, बड़ी दिक्कत आती है फिर। थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो ना टेबल सारी टेढ़ी 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 जाती है तो बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर इस एलिमेंट को मुझे 1 बनाना है, तो पूरी की पूरी रो को कह रहा हूँ 8 से डिवाइड करूंगा। 8 डिवाइडेड बाय 8 ये आ गया 1, ठीक है। -3/8 ये आ गया -3 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पर आ गया 6 डिवाइडेड बाय 8, 6 बाय, ठीक है, 6/8 ये आ गया 3/4, ठीक है, 6/8 सो इट इज 3/4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 0, ठीक है, और ये आ गया 1/8, ठीक है। आर्टिफिशियल वेरिएबल में आ गया 0 और यहां पर आ गया हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 8, ये चीज समझ आ रहा है, यहां तक क्लियर हो रहा है। मैंने पूरी की पूरी जो रो है उसको 8 से डिवाइड कर दिया, तो 8 डिवाइडेड बाय 8 1 आ गया, -3/8 आ गया, ये 6/8 ये आ गया 3/4, ये आ गया हमारे पास 0, ठीक है, ये आ गया 1/8 ये आ गया 0, ये आ गया हमारे पास 50/8, ये चीज सही है, ठीक है। हमेशा मतलब जब भी बोर्ड पे कैलकुलेशन कर रहा होता गलती हो जाती है, तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा खुद, आपको तो बोलते हैं कि साफ सुथरा काम करो, खुद भी कोशिश करूंगा साफ सुथरा काम करने की, शायद गलती ना हो। पिछला क्वेश्चन में जो मैंने आपको सॉल्व कराया था उसमें भी मतलब मैंने कुछ वहां पे जोड़ने में मतलब गलती कर दी, मैंने एलिमेंट इधर उधर कर दिया, बोर्ड पे वो नीचे ऊपर यहाँ ऐसे देखते हैं तो दिक्कत आती है, ठीक है ना। और मतलब क्लास में पढ़ाना बहुत ईजी रहता है, ऑनलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल है। क्लास में कोई गलती होती है और भाई इंसान है हम, ठीक है, भगवान ही इंसान है, गलती करते हैं हम, ठीक है ना, हम भी आप ही की तरह कभी स्टूडेंट थे और अभी हम मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्लास में स्टूडेंट टोक देते तो वहीं रेक्टिफाई हो जाती है। अब वो मतलब जो मिस्टेक थी जो पिछले लेक्चर मैंने करी, अब वो मतलब उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ आ गए। तो अब ये हमने पूरी रो लिख दिया हमने डिवाइड करके। अब यहाँ पर ये 6 है, हमें इसे 0 बनाना है, ठीक है। तो इसको 6 को 0 बनाने का क्या तरीका है, 6/8 देखते हैं क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3/4, ठीक है। तो पूरी की पूरी ये जो रो नीचे वाली रो है इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3/4 से, और ऊपर बीच वाली रो में से माइनस कर दूंगा, ठीक है। जो ये थर्ड रो है इसे 3/4 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में से माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो आइए करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, कुछ बुक्स के अंदर वो लोग मेंशन करते हैं फिक्स्ड रेशो 3/4। ये वाली की रो है इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस रो में से माइनस करेंगे, ठीक है।
तो आइए देखते हैं, ये नीचे थोड़ा सा स्पेस हम ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 6 माइनस 8, ठीक है, 6 माइनस 8 इंटू 3/4। तो ये आ गया हमारे पास 6 माइनस 6, ये आ गया 0, ठीक है। तो ये एलिमेंट हमने 0 बना लिया, हमें यही चाहिए था। उसके बाद आएगा 5 माइनस 3, 2 बार माइनस हो रहा है, 5 माइनस -3 तो +3 हो जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 3 इंटू 3/4, तो ये आ गया हमारे पास 20 प्लस 9/4, इट इज 29/4, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 29/4, ठीक है। अब यहां पर आएगा 10 माइनस 6, ठीक है, आइए निकालते हैं। 10 माइनस 6 इंटू 3/4, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, तो यहां पर आ गया 20 माइनस 9/2 यानी कि 11/2, ठीक है। तो ये एलिमेंट क्या आ गया हमारा 11/2। क्लियर है यहाँ पे? ये हमने x3 निकाल लिए, ठीक है, ये निकाल लिए। अब आ गया 1 माइनस 0 इंटू 3/4, तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। 0 माइनस 1 इंटू 3/4, तो ये आएगा -3/4, ठीक है। 0 माइनस 0 इंटू 3/4, ये आएगा 0। उसके बाद 76 माइनस 50, क्या आ रहा है? 76 माइनस 50 इंटू 3/4, ठीक है। तो ये आ गया 25/2, तो यहां पर आ गया 50 नहीं 75 यहां पर माइनस आ रहा है, 6 टू द 12 152/2, ठीक है। तो ये आ गया है 77/2, ये चीज, ठीक है। तो यहां पर आ गया हमारे पास 77/2, ये चीज। हाँ जी, समझ आ रहा है? ठीक है, पूरी की पूरी रो हमने ये सॉल्व कर ली है। समझ आ गया फ्रेंड्स आपको यहां तक? ठीक है। तो अब हमें फर्स्ट रो के अंदर हमें क्या करना है, सेकेंड रो हमारी पूरी हो चुकी है, फर्स्ट रो करते हैं। यहां पर एलिमेंट है 2, ठीक है, हमें इसको 0 बनाना है। यहां पर है 8, सो 2 माइनस 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो ये वाली जो थर्ड रो है, इसे 1/4 से, थर्ड रो को 4 से डिवाइड करके ऊपर वाले में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। जो थर्ड रो है हमारी, इसे 4 से डिवाइड करेंगे और टॉप रो में से माइनस करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कैलकुलेशन में गलती ना हो। वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूं, पर अभी तक तो सच्चाई है कि हर लेक्चर में कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास आ रहा है 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4, सो इट इज 0, ठीक है, 0 आ गया, ठीक है। अब आ गया है 1 माइनस -3 यानी 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, सो इट इज 7/4, ठीक है, ये आ गया 7/4, ठीक है। 1 माइनस माइनस यानी 1 प्लस 3/4, ठीक है। -6, ठीक है, क्या आ रहा है? -6/4, ठीक है। तो 6 4 द 24, -24 -6/4, सो -30/4, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया -15/2, सो हियर कम्स -15/2, ये चीज। ये आ गया 0 माइनस 0/4, तो ये आ गया 0। ये आ गया 0 माइनस 1/4, सो इट इज -1/4, ठीक है। ये आ गया 1 माइनस 0/4, तो ये आ गया 1। अब ये 20 माइनस 50/4, ठीक है, सो इट इज 20 माइनस 50/4 यानी 80 माइनस 50/4, सो इट इज 30/4 यानी 15/2। तो ये क्या आ गया? बी आ गया हमारे पास, बी आ गया हमारे पास 15/2, ये चीज। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हमने ये सारी टेबल हमने अब ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब आइए हम Zj की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। Zj कितना आ रहा है? तो उसके लिए हमें करना सिर्फ इतना है कि जो कॉलम्स हैं उन्हें रिस्पेक्टिव कॉलम्स से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करना है। पर यहाँ बहुत इजी है क्योंकि 2 के कोफिशिएंट 0 है, तो चीजें काफी इजी रहेंगी। तो आइए Zj हम निकालते हैं। Zj की देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है।
ठीक है, जेड जे की आइए देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो एज इट इज कॉपी कर लेते हो, इट इज 0 7/4 -15/2 0 -1/4 एंड 1 15/2, ये हमारी z की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, cj माइनस जेड जे। ठीक है, cj माइनस जेड जे, तो ये 0 - 0 0 0 -7/4, ये आ गया -7/4 0 -15/2 यानी कि आ गया +15/2 0 - 0 0 0 -1/4 यानी कि आ गया +1/4। ठीक है, 1 - 1 ये आ गया 0। ठीक है, मतलब अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, अब क्या है, अब हमारे पास हम मिनिमाइज कर रहे हैं, हमें सिलेक्ट करना है सबसे बड़े मैग्नीट्यूड वाला नेगेटिव नंबर, और यहाँ पर नेगेटिव नंबर हमें मिल रहा है। ठीक है, विच इज -7/4। तो ये जो कॉलम है ये वाला, ये आ गया हमारा इनकमिंग कॉलम या की कॉलम। ठीक है, ये x2 ये हमारा इनकमिंग वेरिएबल है। ठीक है, ये हमारा k लिख देते हैं, ये हमारा की कॉलम है, दिस इज अवर की कॉलम। ठीक है, अब ये हमारा की कॉलम है। अब की रो कौन सी होगी, आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा होगा, वो कैसे पता चलेगा, ये बी कॉलम को हम x2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बी कॉलम को x2 से डिवाइड करेंगे, मतलब पूरी पेशेंस चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पूरी पेशेंस, पूरी वेल मतलब। तो अब ये आ रहा है 15/2 डिवाइडेड बाय 7/4। ठीक है, 15/2 डिवाइडेड बाय 7/4, तो ये आ गया हमारे पास 30/7। ठीक है, यहां पर क्या आ गया हमारे पास 30/7। 77/2 77/2 डिवाइडेड बाय 29/4, तो ये आ गया हमारे पास कितना 154/29। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 154/29। ठीक है, देन वी हैव 50 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय -3/8। ठीक है, तो ये आ गया -50/3। ठीक है, ये रेशियो क्या आ गई है -50/3। ठीक है, तीनों रेशियोज हमने निकाली। अब हमें सिलेक्ट करना है सबसे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर, सबसे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये -50/3 है ना, डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये सिलेक्ट नहीं हो सकता, द नंबर इट मस्ट बी नॉन नेगेटिव, सबसे छोटी नॉन नेगेटिव रेशियो हमें देखनी है। अब ये आ गया 30/7, इट विल बी 4 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर 154/29, मतलब 150/30 अगर कहें तो इट विल बी 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग, ये आ रहा है 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इनकमिंग वेरिएबल, ये आ गई की रो। ठीक है, और ये आ गया हमारा आउटगोइंग वेरिएबल। चलो A1 अब पिक्चर से बाहर जा रहा है, तो चलो कुछ काम होना शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा A1। ओके, दिस इज अवर आउटगोइंग वेरिएबल। ठीक है, अब मैं भी थक गया हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते। कितनी देर हो गई है, इट हैज बीन 23 मिनट्स। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता, पर मतलब आप सॉल्व कर रहे हो, फिर आपका ध्यान उधर जा रहा है, फिर आप सॉल्व कर रहे हो, फिर ध्यान उधर जा रहा है, इतने में कोई नंबर इधर उधर हो जाता है। ठीक है ना, वो दिक्कत वाला काम है। ठीक है ना, ओके। ठीक है, तो अब ये हमारा आउटगोइंग वेरिएबल बन जाएगा, ये हमारा इनकमिंग वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, और ये जो 7/4 है, दिस इज अवर की वेरिएबल या की एलिमेंट, इसको हम 1 बनाएंगे, और बाकी के जो 2 एलिमेंट्स हैं उन्हें हम 0 बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब ऊपर की टेबल हम मिटो देते हैं। यहां पर हमारे पास अब A तो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बेसिस के अंदर अब a की जगह आ जाएगा x2। ठीक है,
x2, यहां पर आ गया s2, ये पहले से ही है, फिर आ गया x1, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे zj, फिर हम निकालेंगे cj माइनस zj, cj माइनस zj, ठीक है। बेसिस के कॉफिशिएंट क्या है, इन तीनों के कॉफिशिएंट जीरो है, इन तीनों के ही कॉफिशिएंट जीरो है, ठीक है। तो चलो ये तो खुशखबरी है, मतलब z का जो सारा रो आएगा पूरा का पूरा वो जीरो आएगा, ठीक है ना। अब आइए अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। हमें क्या करना है, हमें इस एलिमेंट को 1 बनाना है, यहां पर 1 आना चाहिए, तो उसके लिए पूरी रो को मैं 4/7 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 4/7 से पूरी रो को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो हमें स्पेस चाहिए, तो स्पेस का इंतजाम करते हैं पहले। ठीक है, तो हम 4/7, ठीक है, 4/7 लिख भी लेता हूं। 4/7 से पूरी रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा आएगा 0, 4/7 से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा यहां पर 1, ठीक है। 4/7, सो इट विल गिव मी 4/7, सो -30/7, -30/7, ठीक है। यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर आएगा -1/7, ठीक है। a1 में आ जाएगा 4/7, ठीक है। 15/2, 15/2 इंटू 4/7, सो इट विल गिव मी 30/7, ये चीज सही है यहां तक, ठीक है। ऊपर पता नहीं क्या रिपेयर चलिए, ठक 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 ठक। ओके, ये कर लिया हमने, तो शायद ये कॉलम थोड़ा इजी था, हमने पूरे इसको 4/7 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहां पर S2, अब ये जो एलिमेंट है ये हमें 0 बनाना है, 0, ठीक है, 0 बनाना है। ये थोड़ा सा ये टिपिकल रहने वाला है। तो ये 29/4 है और ऊपर है 7/4, तो इस एलिमेंट को इससे डिवाइड कर रहा हूं। 29/4, 7/4, ये आ गया 29/7, ठीक है। तो फिक्स रेशो मैं कितनी लेके चल रहा हूं, 29/7। इसका क्या मतलब है कि ऊपर वाली जो की रो है उससे 29/7 से मल्टीप्लाई करके अपनी सेकेंड रो में से माइनस कर रहा हूं, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर क्या आ रहा है हमारे पास। तो यहां पर आएगा 0 -0 इंटू 29/7, तो ये 0 आ रहा है, ठीक है। 29/4, 29/4 -7/4 इंटू 29/7, ठीक है। 29/4, 29/4, ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये 0 आ रहा है यहां पे, ठीक है। उसके बाद आ गया 11/2, ठीक है। 11/2 माइनस 11/2 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 15/2, ठीक है, इंटू 29/7, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं, ये आ गया 14। अब यहां 77 प्लस 15 इंटू 29, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सो इट इज 77 प्लस 15 इंटू 29, सो इट गिव्स अस 512 डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 256 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है, इट इज 256 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब आइए ये हमने x3 निकाल लिया, यहां पर आ गया 1 माइनस 0 इंटू 29/7, तो यहां पर 1 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया -3/4, ठीक है। मेरी कोशिश रही है मैं सारी कैलकुलेशन लिख के करूं, क्योंकि मुझे पता है अगर जुबानी करूंगा तो गलत हो जाएगा। तो ये आ गया -3/4, इसमें से मुझे ऊपर वाला एलिमेंट माइनस करना, ठीक है। तो -3/4, ये आ गया -3/4, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस 1/4 इंटू 29/7, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा -21 प्लस 29/28, तो ये आ गया हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 28, ठीक है।
तो ये आ गया 2/7 ये चीज। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2/7। आइए अब a की वैल्यू देखते हैं, a की वैल्यू कितनी आ रही है। सो इट इज 0 -1 इंटू 29/7, तो आ गया -29/7। ठीक है, b की वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है, 77। b की वैल्यू कितनी आ रही है, b की वैल्यू आ रही है 77/2 -15/2 इंटू 29/7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 77 इंटू 7 -15 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, सो 77 इंटू 7 -15 इंटू 29। ठीक है, ये आ गया 104/14। ठीक है, तो ये आ गया 52 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो रिसोर्स आ गया हमारे पास 52 डिवाइडेड बाय 7 ये चीज। ठीक है, आइए अब हम x1 का रो है। ठीक है, आइए अब हम उसे कैलकुलेट करके देखते हैं। अब S2 वाला रो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, x1 जो थर्ड रो है x1 उसका रो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमें बेसिकली अब क्या करना है, हमें जो ये वाला एलिमेंट है -3/8 हमें इस एलिमेंट को हमें 0 बनाना है। ठीक है, -3/8। तो पहले तो ये फिक्स्ड रेशियो निकालते हैं, किस नंबर से हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा ये देखते हैं। फिक्स्ड रेशियो निकालते हैं, कौन सा नंबर 0 करना है, ये 3/8 हमें -3/8 हमें 0 बनाना है। इसे डिवाइड करता हूं 7/4 से, 7/4। ठीक है, तो ये आ गया -3/14। ठीक है, फिक्स रेशियो क्या आ गई, -3/14। तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली जो रो है उसे -3/14 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इस रो में से माइनस करना है, माइनस। ठीक है, दोबारा रिपीट करो, ध्यान से सुनना। ऊपर वाली जो रो है की रो उसे -3/14 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो हमारी ये थर्ड वाली रो है इसमें से माइनस करना है, मतलब 2 बार माइनस कर रहे हो तो यानी कि प्लस कर रहे हो आप। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है ना, पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया फिर माइनस किया तो प्लस हो गया। ठीक है ना, तो आइए फिर करते हैं, फिर कैलकुलेशन पूरी परफॉर्म करते हैं। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम इन दोनों रोज को इस बार हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड कर रहे हैं, तो आइए फिर ऐड करते हैं। 1 + 0 इंटू -3 इंटू 3/14। ठीक है, 3/14 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है मुझे। ठीक है ना, तो बच्चे में कुछ तो कंफ्यूज ही हो गए होंगे यार, अभी कह रहे हैं 3/14 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है और अभी 2 मिनट पहले कह रहे थे कि -3/14 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। ये चल क्या रहा है, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये आ गया हमारे पास 1 आ गया, यहाँ पर ये एलिमेंट 1 आ गया, होना भी चाहिए था। उसके बाद आ गया -3/8। ठीक है, -3/8 प्लस ऊपर वाला एलिमेंट 7/4 और मल्टीप्लाई करना है 3/14 से, तो ये आ गया हमारे पास 3/8 कट जाएगा। ठीक है, ये आ गया 0। ये थोड़ा इससे चेक हो जाता है कि सही चल रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हमें ये तीसरा एलिमेंट देखते हैं, 3/4 -15/2 क्या है, 3/4 -15/2 इंटू 3/14। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम हम ले लेते हैं 28, 21 -45। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 21 माइनस, ठीक है, -24/28। ठीक है, ये आ गया -6/7। सो इट इज -6/7 ये चीज। हमने तीसरा एलिमेंट निकाल लिया भाई, ये S2 का ये वाला एलिमेंट हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है 0। ठीक है, फिर आ गया 1/8। 1/8 ठीक है, ये 1/8 में हमें -1/4 ऐड करना है। 1/8 में हमें -1/4 ऐड करना है 3/14 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास
56, 7 minus 3, so it gives us 4 by 56. तो ये क्या आ गया 1 by 14. ठीक है, 1 by 8 में माइनस 1 by 4, 1 by 8 में माइनस 1 by 4 ऐड करना है 3 by 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद. ठीक है, तो ये आ गया 7. ठीक है, और ये आ गया माइनस 3 7 माइनस 3 4 by 56 आ गया 1 by 14. 1 by 14 ये चीज क्लियर है यहाँ तक. ठीक है, अभी हमने S3 निकाला है, अब हम आइए A निकालते हैं. सो इट विल बी माइनस, हम 3 by 14 से करके ऐड कर रहे हैं, सो इट विल बी 3 by 14. ये एज इट इज आ रहा है. ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास 50 by 8 में 15 by 2 ऐड करना है. ठीक है, क्या करना है 50 by 8 में ऐड करना है 15 by 2 3 by 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद. ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास 28. ठीक है, ओके, सो 4 into 14 56. ठीक है, 7 5 जा 350 प्लस 15 into 3, ये क्या आ गया 350 प्लस 45 395 by 56. ठीक है, इज इट करेक्ट? 50 by 8 plus 15 by 2 into 3 by 14. ठीक है, तो नहीं, यहाँ पर गलती हुई, into 2 भी आएगा, 90 आएगा. ठीक है, 7 into 50 plus 15 into 6 440. ठीक है, और ये आ गया हमारे पास, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं इसको, सो 440 डिवाइड बाय 56 इक्वल टू, ये आ गया 55 by 7. ये आ गया 55 by 7. ये चीज सही. तो हमने पूरा टेबल हमने ड्रॉ कर लिया है. ठीक है, अब आइए ZJ निकालते हैं. लकीली पूरा ZJ मतलब मल्टीप्लाई करोगे सारा 0 0 0 0 0 0 आ गया. ठीक है, पूरा. अब CJ माइनस ZJ निकालोगे तो क्या आ रहा है 0 0 0 0 0 और यहां पर आ रहा है 1. ये चीज ठीक है. अब बात ये कि हम प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर रहे हैं, मिनिमाइज. ठीक है, अब आप मिनिमाइज कर रहे हो तो अब यहां पर या तो सारे जीरो आ रहे हैं या फिर आपके पास एक पॉजिटिव नंबर अवेलेबल है, यानी कि ऑप्टिमाइज हो चुका है. ठीक है, मिनिमम वैल्यू आ चुकी है. और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमम वैल्यू यहां पर आ रही है, मिनिमम वैल्यू इज 0. मिनिमम वैल्यू फंक्शन की 0 आ रही है. और जो आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल है A1 वो इस बेसिस के अंदर नहीं है, यानी कि A1 की वैल्यू क्या है 0. ठीक है, तो हमने सॉल्व किया, हमने पाया कि A1 आ रहा है 0. ठीक है, और हमने क्या पाया कि मिनिमम वैल्यू जो W की मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ रही है 0, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वेबल है. तो यहां पर आपका जो फेज 1 है वो खत्म हो जाता है, फेज 1 आपका खत्म हो जाता है. यहां तक समझ आ गया. अब शुरू होता है फेज 2. ठीक है, फेज 2 इसी टेबल से शुरू होगा. फेज 2 जो है वो इसी टेबल से शुरू होगा, इसी टेबल से. ठीक है, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो ये कोफिशिएंट्स है ऊपर CJ और ये जो CB है आपको ये चेंज करने हैं बस. ठीक है, बीच वाली जो टेबल है बीच वाली वो वही रहेगी. ठीक है, ZJ हमारे जो है ZJ हमारे वो चेंज हो जाएंगे, CJ माइनस ZJ चेंज हो जाएगा. ठीक है ना. तो आइए फिर करते हैं इसको. मैंने शायद आपको पढ़ाते हुए बोला था कि ZJ सेम रहेगा. ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होगा. जो बीच वाली जो रोज है बीच वाली टेबल वो सेम रहेगी, बाकी ZJ CJ माइनस ZJ सब चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो आइए करके देखते हैं इसको.
या फिर अगर हम चाहे तो इसी टेबल के अंदर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी टेबल के अंदर आप कर दीजिए। टेबल आपकी ये रहेगी, ठीक है। मैंने ZJ वाली रो उड़ा दी है, CJ मैंने ZJ उड़ा दिया, CB उड़ा दिए, ठीक है। और यहां पर मैंने जो ऊपर CJ वाली रो है मैंने डिलीट मिटो दी, ठीक है। ये चीज समझ आ गया। मैंने कितना डाटा वही रखा है, मैंने ऊपर CJ वाला पूरा रो उड़ा दिया, CB वाला कॉलम उड़ा दिया, ZJ और CJ माइनस ZJ मैं कैलकुलेट करूंगा ये चीज, ठीक है। तो आइए अब हम रिप्लेस कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। पहले हमने आर्टिफिशियल फंक्शन डाल रखा था, उसको हटा के हम जो असली वाला फंक्शन है वो लेके आ रहे हैं। तो वो क्या है, 5x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3, ठीक है। आगे था इसमें प्लस 0s1 मतलब s2 प्लस 0s3 प्लस 0a1, ठीक है। ए सिर्फ उस सिचुएशन के अंदर आपको ए का कॉलम ड्रॉ करना है, सिर्फ उस सिचुएशन में अगर बेसिस के अंदर ए है। अब यहां पर बेसिस के अंदर ए नहीं है तो एक बार वो निकल गया तो आप उसे भूल जाइए, ठीक है ना। अगर बेसिस के अंदर अगर ए है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है, तो आप उसे वहां उसका कॉलम इंक्लूड कीजिए, अगर नहीं है तो आप उसे भूल जाइए, ठीक है। अब हम यहां पर बेसिस के अंदर ए नहीं है तो मैं इसे मिटा रहा हूं, रब कर रहा हूं, मैंने इसे उड़ा दिया ये चीज, ठीक है। अब S2 का भी कोएफिशिएंट क्या है 0 और S3 का भी है 0 और A को भी मैं उड़ा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आ गया 0 0 ये चीज, ठीक है। और यहां पर आइए लिखते हैं x2 का कोएफिशिएंट है -4, S3 का जो कोएफिशिएंट है वो है 0 और x1 का कोएफिशिएंट है 5, ये चीज समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो आइए निकालते हैं, हम अपना ZJ निकालते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, यहां पर आ जाएगा 5, ठीक है। यहां पर आएगा -4, ठीक है। अब यहां पर आइए कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, कैलकुलेट करते हैं। सो हमारे पास आएगा जोड़ने के बाद -30 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 इंटू 4, ठीक है। उसके बाद आएगा -6 इंटू 5, -6 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये आ गया 90/7, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे 0 आ रहा है, ठीक है। यहां पर है क्या चीज है 1/14, तो अगर आप चाहो तो इसे आप 2/14 आप ऊपर लिख सकते हो, अगर चाहो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब क्या हम करेंगे, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4, तो ये आ गया 13, सो इट गिव्स अस 13/14, ये चीज समझ आ रहा है, ठीक है। अब आइए b की वैल्यू निकालते हैं जो एट प्रेजेंट हमें मिल रही है। तो ये आ गया 55 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 30, तो ये आ गया 155, ठीक है। तो ये आ गया 155 डिवाइडेड बाय 7, ये एट प्रेजेंट जो हमें z की वैल्यू जो हमें मिल रही है ये वो है, ठीक है। अब आइए अब निकालते हैं CJ माइनस ZJ, ठीक है। अब ये फेज 2 चल रहा है, फेज 1 पूरा हो चुका है, फेज 2 चल रहा है। अब CJ माइनस ZJ, अब यहाँ दिस माइनस दिस, ये आ गया 0, दिस माइनस दिस, ये अगेन 0। अब 3 माइनस 90/7, 3 माइनस 90/7, ये आ गया 21 माइनस 90/7, ठीक है। 21 माइनस 90, सो माइनस 69/7, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 13/4 माइनस 13/14, 13/14 ये चीज। तो राजे क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा था मैक्सिमाइज करना है हमने फंक्शन को, मैक्सिमाइज करना है हमने फंक्शन को। अब यहां पर अगर आप CJ माइनस ZJ में देखो तो या तो जीरोस प्रेजेंट है या फिर नेगेटिव वैल्यूज प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन है वो ऑप्टिमाइज हो चुका है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो ऑप्टिमाइज हो चुका है हमारा। तो वैल्यूज क्या निकल के आई है, वैल्यूज हमारे पास जो निकल के आई है हमारे पास, ठीक है, वो निकला है x2, उसकी वैल्यू आई है 30/7। फिर हमने निकाला है x1, ठीक है, इसकी वैल्यू आई है 55/7। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 155, यहां पर 155/7, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि x3 की वैल्यू क्या है, ठीक है, अब x3 टेबल के अंदर कहीं नजर ही नहीं आ रहा,
ठीक है ना, यानी कि वो एक नॉन बेसिक वेरिएबल है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है, 0। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो x, यहाँ पर s2 है, इट इज अ स्लैक वेरिएबल, इसकी वैल्यू आ रही है 52/7। हाँ जी, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक आपको, ठीक है। तो मतलब आई होप आप कुछ मतलब चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी टू फेज मेथड के बारे में, ठीक है। तो आपको मतलब करना किस तरह से है, 2 फेजेस में काम होता है। पहला फेज में क्या है, हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन खुद बनाते हैं, जिसे हम डमी फंक्शन बोलते हैं, विच इज सम ऑफ ऑल द आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, और हम उसे मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स वही रहती है, हम उस फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं। अब अगर वो फंक्शन मिनिमाइज हो गया, उसकी वैल्यू अगर 0 आ गई, यानी कि सॉल्यूशन फिजिबल है। आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर 0 आ रहा है तो यानी कि जो सॉल्यूशन है वो फिजिबल है, इट इज ऑब्टेनेबल। अगर वो नॉन जीरो आ रहा है तो यानी कि सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, जो लास्ट जो टेबल आपको मिली है, जो लास्ट टेबल जो हमें मिलती है, उसके जो लास्ट टेबल हमें मिलती है उसके अंदर जो सिर्फ कॉफिशिएंट है सीजे और सीबी की जो वैल्यूज है वो हम चेंज कर देते हैं, ओरिजिनल वैल्यूज डालते हैं, और जेड और सीजे माइनस जेड को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और फिर आगे जैसे नॉर्मली जिस तरह से कैलकुलेशन चलती है उस तरह से चलती रहती है। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम। याद रखिएगा, फेज 1 के अंदर आप हमेशा मिनिमाइज करते हो, और फेज 2 में आप वो करते हो जो आपको क्वेश्चन में कह रखा है। अगर प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज करना है तो आप मैक्सिमाइज करोगे, अगर मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज करोगे, ठीक है। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? ये शायद पहला क्वेश्चन है जो बिना किसी गलती के हमने, मैं बार बार रुक रुक के इसको चेक करता रहा, मेरे लाइंस लुइंस लगा के कोई मिक्स ना हो। अपना पूरा फोकस मैंने प्रॉब्लम में रखा, ठीक है ना। तो लकीली बिना किसी गलती के हमने सॉल्व कर लेनी। तो अब तक जितने भी सेशन में जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने किए, कहीं ना कोई एरर जरूर आया है, ठीक है ना। तो मुझे खुद को बड़ी खुशी हो रही है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये लेक्चर? प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना है। मैं जानता हूँ कि सिंप्लेक्स मेथड मोस्टली सभी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल लगता है, बट आई होप ये जो लेक्चर्स जो मैंने बनाए हैं, इनको देखने के बाद आपका पूरे ऑपरेशन रिसर्च में शायद सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक जो है वो सिंप्लेक्स मेथड होगा। क्योंकि रजे पसंद नापसंद बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। जो चीज़ आपको समझ आती है, जो काम आप कर पाते हो, वो आपको हमेशा पसंद होता है, और जो चीज़ कोशिश करने के बाद भी नहीं समझ आती, रिजल्ट्स नहीं निकलते, वो चीज़ आपको कभी पसंद नहीं आती, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, और अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं अभी तक तो आपको सिंप्लेक्स मेथड से रिलेटेड हर चीज़ समझ आ गई होगी। ऐसे नहीं कि सिंप्लेक्स मेथड खत्म हो चुका है, ठीक है। अभी तो मैंने जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको समझाई हैं सारी, ठीक है। अब आइए कुछ डेफिनेशंस की हम बात करें। डेफिनेशन जो आपको बुक में दे रखी है, कोई आपसे पूछ ले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कैनोनिकल फॉर्म क्या आती है, यू ऑलरेडी नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म के अंदर हम सिर्फ मिनिमाइज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों कर सकते हैं। मतलब जो सारा कुछ है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बट स्टिल एक बार जिस तरह से बुक में दे रखे हैं मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद आपके फंडामेंटल्स तो आपके क्लियर हो चुके हैं। मतलब आप कोई सा भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा सिंप्लेक्स मेथड से रिलेटेड, मतलब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर लाइफ के एग्जाम में, मतलब लाइफ के एग्जाम में मतलब अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, और वहां पर आपको चीज़ों को अगर ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, तो कहीं पर भी आपको सिंप्लेक्स मेथड की जरूरत पड़ेगी, तो आपको लाइफ में कभी सिंप्लेक्स मेथड में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका सिंप्लेक्स मेथड का क्वेश्चन हमेशा सही निकलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, और सिंप्लेक्स मेथड से रिलेटेड और जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी बुक में आपको दे रखी है, जो आपको पता होनी चाहिए, आगे के लेक्चर्स में वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।